नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो यूपी में सियासी शोर, 70 वाला सियासी स्कोर। जी हां, कुछ इसी टारगेट के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हर रोज अपनी एक नई रणनीति, एक नया साथी भी ढूंढ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 2014 के आम चुनाव के बाद से ही स्वर्ण जातियों समेत तमाम समुदायों तक सीमित नहीं रही और उसे लगभग सभी हिंदू जातियों के वोट भी मिले। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने दलितों और ओबीसी के बीच तमाम राज्यों में अच्छी पैठ भी बनाई, जिसके नतीजे विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक देखने को भी मिले। अब 2024 में बीजेपी उससे भी एक कदम आगे की तैयारी में है और इस बार बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों में से 70 सीटों को जीतने का टारगेट तैयार किया है। बीजेपी के रणनीतिकारों का कहना है कि बसपा के जनाधार में सेंध लगाकर यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। खास बात यह है कि इस बार बीएसपी अकेले ही लोकसभा चुनाव में हुंकार भर रही है। सियासी पंडितों की माने तो बीएसपी के अकेले लड़ने की स्थिति में दलित मतदाता बीजेपी की तरफ रुख भी कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी के लिए यह इतना आसान भी नहीं होगा। दलित वोटर बीएसपी का कट्टर समर्थक है, जिसकी बदौलत बसपा ने 10 लोकसभा की सीटें हासिल की थी। तो क्या बीजेपी 70 वाला स्कोर हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज अपने खास मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमान भी हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। तो मिशन यूपी की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटती हुई नजर आई है। यूपी की 70 सीटों पर बीजेपी का प्लान तैयार हो रहा है। नेता और कार्यकर्ता दलित बस्तियों का दौरा करेंगे। बीजेपी दलित मोर्चे का आगरा में आयोजन भी कर रही है। अब संत रविदास जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन यूपी में सियासी शोर के बीच 70 वाला स्कोर हासिल कैसे किया जाएगा, उस पर आप देखिए स्थितियां क्या कहती हैं। यूपी में दलितों की आबादी करीब 20% के आसपास है, जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का कट्टर सपोर्टर भी रहा है। अगली चीज कि बीएसपी अकेले यूपी में 80 सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है, जबकि बसपा इससे पहले सपा के साथ गठबंधन करके अपनी किस्मत आजमा चुकी है, लेकिन इस बार अकेले मैदान में उतर रही है। इधर 70 सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम बस्तियों के संपर्क में है। वहां पर ग्राउंड जीरो पर बूथ लेवल के कार्यक्रमों के आयोजन की बात सामने आई है। अब बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता दलित बस्तियों का दौरा करेंगे। वहां पर मोदी की गारंटी और केंद्र से लेकर राज्य तक की योजनाओं का लाभ और उससे मिलने वाली चीजों को जानकारियां साझा की जाएंगी। इधर बीजेपी दलित वोटरों को लुभाने के लिए आगरा को पश्चिमी यूपी में दलित वोटरों का सेंटर यहां पर माना जाता है और यहीं से एक नए कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। अब आंकड़े ये कहते हैं कि पश्चिमी यूपी में बीएसपी का 2019 में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था और अगर देखा जाए तो बीएसपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें भी हासिल की थी। और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिस पर चर्चा आगे बढ़ेंगी। पहले की बीजेपी कैसे आखिरकार 70 का जो टारगेट लेकर चल रही है उसे कैसे हासिल करेगी, क्या कुछ रणनीति है? आगरा से काशी तक बीजेपी का आखिरकार मास्टर प्लान क्या कहता है और ग्राउंड जीरो पर जब वो उतरेगा तो उसका क्या लाभ मिलेगा? इधर बसपा के वोटर में सेंधमारी करना क्या बीजेपी के लिए इतना आसान होगा? जबकि बड़ी बात यहां पर यह भी है, क्या संपर्क अभियान से यूपी के दलित वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या एक बार फिर से चुनाव में मतदान कर सकते हैं? यह महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण सवाल यह कि बीजेपी का यूपी प्लान आखिरकार कितना कारगर साबित होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि समझना बेहद खास है। क्योंकि जब बीजेपी अब की बार 400 पार का टारगेट लेकर चल रही है तो उस लिहाज से यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है और चुनौती भी, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों वाला कोई राज्य अगर देश में है तो वह है उत्तर प्रदेश, जहां की 80 सीटों पर बीजेपी ना सिर्फ चुनाव लड़ रही है बल्कि ज्यादा से ज्यादा सीटें 2014 के अपने ट्रैक रिकॉर्ड को दोहराने के साथ साथ कई और देखिएगा, दोनों बातें हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमारा कार्य
जो जन नीति में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के नारे को साथ लेते हुए जन साधारण के लिए जो हमने पिछले इतने साल में जो आम आदमी के लिए कार्य किए हैं, जिसको चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप 12 करोड़ टॉयलेट बनवाना हो, या कोविड के दौरान लोगों को अनाज देना हो, या फिर जलों में नल पहुंचाना हो, या घर देना हो, ये सारी चीजें लोगों के ध्यान में है, क्योंकि हमने इसमें कहीं भी किसी का वर्ण देखते हुए, किसी की जाति देखते हुए, किसी का धर्म देखते हुए काम नहीं किया। पहली बात। दूसरी बात, जब हम ये बात करते हैं यूपी में, तो हमारे काम के साथ साथ हमारा नाम भी बोलता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में लोगों ने देखा है ये वो उत्तर प्रदेश आज बन चुका है जो कभी उल्टा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये वो उत्तर प्रदेश बन चुका है जहां पे अपराधी भाग के आते थे, आज यहां से अपराधी भाग के जाते हैं। लोगों के दिमाग में था अगर अपराध करना है तो उत्तर प्रदेश चलो, और आज दिमाग में है कि अगर अपराध करना है तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चलो। प्रेम नारायण सिंह पाल जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं। प्रेम नारायण जी, क्या कुछ बीजेपी के कांग्रेस के माइलस्टोन है, क्या कुछ आपके टारगेट्स हैं? बीजेपी तो कह रही कि भैया सेंटर से लेकर स्टेट तक के हमारे पास परफॉर्मेंस है, रिपोर्ट कार्ड है जो आप जनता के बीच लेकर जाएंगे। आप क्या चीजें लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? नहीं, रिस्पॉन्स तो आप लोग पूरे देश में देख रहे हैं, और मैं बिंदुवार बात करता हूं। पहली बात तो ये है ना, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बड़ा मजबूती के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिखाया जाता है कि आप बोलते रहिए, और बोलना ही इनकी कला है। जैसे एक बोलते हैं ये कि सबका साथ सबका विकास, बड़ी शानदार बात है इनके सबके विकास की। इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में एक लड़की का, पाल समाज की ही लड़की, उसको लड़की का बलात्कार करके उसका तेजाब डाल करके हत्या कर दी जाती, लेकिन उस पर ये चू नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सबके विकास में इनका समाहित हो जाता है। और दूसरा, ये जो राम मंदिर और राम की बात करते हैं, तो इनको तो राम की बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि राम ने कभी अन्नदाताओं पर गोली चलाना या अन्नदाताओं के ऊपर तीर नहीं चलाए थे, और ना अन्नदाताओं के रास्ते में इन्होंने कील बिछाए थे, ना कभी रास्ते में उन्होंने मतलब अवरोध लगाए थे। तो राम ने वो नहीं किया। राम की ये बात करते हो जो कहते राम को काल्पनिक कहा, तो ये थोड़ा सा पढ़ के आना चाहिए, क्योंकि राम सेतु के बारे में चर्चा की थी, जिसको आपकी पूर्ववर्ती सरकार में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में काल्पनिक बताते हुए उसको तोड़ने के लिए बजट आपका एलोकेट किया गया था। पहली बात। दूसरी चीज, आप तो कुछ भी कह सकते हैं, ये 370 क्या, ये तो 500 सीटें भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अभी हाल ही में आपने चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव की स्थिति को देखा है, सामने है, किसी से कुछ छिपा नहीं है। तो अगर इनकी क्षमता है, अगर ये जनता की बात करते हैं, जनता की विकास की बात करते हैं, तो पहले तो झूठ बोलना बंद कर दें। अभी श्रीमान जी बोल रहे थे कि हमने उत्तर प्रदेश में काम किया। शौचालय की बात करते हैं, एक तो पहले इनका ये पता ही नहीं चलता है कि कितना काम किया। कोई बताएगा हमने 5 करोड़ शौचालय बनवा दिए, कोई बताएगा हमने 8 करोड़ शौचालय बनवा दिए। आप इनसे कभी जनता से चर्चा करिए, इनसे सवाल बिंदुवार चर्चा करिए। अगर आपने 4 करोड़ भी शौचालय बनवा दिए, 5 करोड़ भी शौचालय आपने बनवाए उत्तर प्रदेश में, तो आप सोचिए, एक सवाल पैदा होता है किस तरीके से जनता के साथ ये खेलते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी आप मानते हो, उन्होंने क्या डिलीवर किया उसका उन्हें रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस क्या वादे करने जा रही है, कांग्रेस क्या स्ट्रैटेजी लेकर जा रही है? 2014 से लेकर अब तक की स्थिति अगर देखें तो 2014 में 2 सीटें, 2019 में 1 सीटें, और अब तो सोनिया गांधी जी भी रायबरेली छोड़कर जा रही हैं। क्या आप इंप्रेशन दे रहे हैं सर यूपी की आम जनता के बीच? ऐसा लग रहा है भैया कांग्रेस ने तो अपना सब पैक कर लिया, बोरिया बिस्तर। नहीं, क्या ये सवाल आपने किया था जब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश लड़ने आए थे? तो क्या आपने कभी किसी मीडिया ने सवाल किया था कि क्या गुजरात में मोदी जी को मतलब गुजरात से पलायन कर रहे हैं? उन्होंने तब भी वहां पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, गुजरात की 1 सीट पर चुनाव लड़ा था, और वाराणसी से भी चुनाव लड़ा था। सेम एज इट इज राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में 2019 में अमेठी से भी चुनाव लड़ा था, और केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ा था सर। तो अगर आप उन्हें कंपेयर करेंगे तो आपकी पार्टी का जो शीर्ष नेता है वो भी उसी कैटेगरी में है ना सर? नहीं, तो आप सवाल की, मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, कंपेयर आप कर रहे हैं। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप हमेशा आगे बढ़कर के यूथ को जगह देती रही है, यूथ को स्थान देते रहे हैं।
अब हमारी जो बात है, जातिगत गणना हमारा मुद्दा है, उसको लेकर के लोगों के बीच में जा ठीक रहे है। हैं। महंगाई हमारा मुद्दा है, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है, किसानों का उत्पीड़न हमारा मुद्दा है, बहन बेटियों की सुरक्षा हमारा मुद्दा है, उसको लेकर के हम जा रहे हैं। ठीक है। अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। अभिषेक जी, क्या कुछ समाजवादी पार्टी की रणनीति चल रही है? शुरुआत में कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, उसके बाद कहा गया भैया कि आरएलडी को भी जगह दी जाएगी, अपना दल कमेरावादी को भी जगह दी जाएगी। उसके बाद आरएलडी ने आपसे टाटा बाय बाय किया। कमेरावादी की जो पल्लवी पटेल जी हैं वो थोड़ी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। अब किस तरह से आप नए दोस्त, नए रिश्तेदार यूपी की राजनीति में लेकर आगे चल रहे हैं, और सीट शेयरिंग पर बात कितनी आगे बढ़ पाई है? सर, कांग्रेस तो 21 सीटें मांग रही है, कह रही है कि 2009 का जो परफॉर्मेंस था उसके आधार पर हमें 2024 में सीटें चाहिए। अरे कुणाल जी, अपडेट होइए सर, ये मामला निपट चुका है। मैं आऊंगा अभिषेक जी। धन्यवाद कुणाल। पहली चीज मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, और साथ में हमारे भाई डॉक्टर आशीष जी ने बातें कही, तो मैं उनके लिए कहूंगा कि मैं आपका आशीष जी धन्यवाद अदा करता हूं, बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का मनोबल बढ़ाया कटाक्ष करके। तो मुझे कि आप डॉक्टर हैं तो मैं आपको एक लाइन मुझे याद आ गई, तो मुझे लगता है कि शायद आपको बताना चाहिए। दुनिया में इतने जुल्म नहीं जितने लड़ने की आदत है, दुनिया में इतने जुल्म नहीं जितने लड़ने की आदत है, तानों के शोर में रहकर भी हमें सच कहने की आदत है। कितने कंकड़ फेंकोगे, कितने कंकड़ फेंकोगे, हम चुन चुन कर आगे बढ़ेंगे जितना हमको रोकोगे। बड़ी साधारण सी चीज है, आप कितना भी कटाक्ष कीजिए, क्योंकि आपके पास आपके मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ नहीं है। आपके दिन की शुरुआत ही होती है समाजवादी पार्टी को कैसे कोसना है और कांग्रेस को कैसे कोसना है। क्योंकि अगर आपके पास मुद्दे होते या आपके पास जन विचारधारा की बात कहने के लिए होती, तो शायद आप उस पर बात कर रहे होते, आप शायद दूसरी पार्टियों के ना गिन रहे होते। दूसरी चीज, अभी कुणाल जी, अभी आपने जो बात कही, तो देखिए कल ही संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कांग्रेस को 17 सीटें दी गई हैं रायबरेली अमेठी मिला करके। तो ये चीज थी, तो मुझे लगता है कि इस पे आपका जो प्रश्न था वो बेईमानी हो जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज देखिए, क्योंकि कुणाल भाई ने कई बातें कही थी, तो मैं सिलसिलेवार उनका जवाब दूंगा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की वो बात करना छोड़ दे, अपनी पार्टी की बात करे। नंबर एक बात, समाजवादी पार्टी की भी बात ना करे। अपनी पार्टी की जब वो बात कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी पे कटाक्ष कर रहे थे, समाजवादी पार्टी पे, लेकिन वो शायद भूल गए कि 10 साल में जो उनको जनता जनार्दन ने सत्ता दी, 2 टर्म दिए, तो उसमें आपने क्या किया? 57 लाख करोड़ का देश के ऊपर से कर्जा बढ़ा करके 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुणाल जी वापस आशीष भाई से भी कहूंगा कि अगर वो ऑथराइज हैं तो मैं सिर्फ उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी पार्टी को बोले कि 205 लाख करोड़ रुपए कहां खर्चा हुए हैं, इसका कम से कम एक एडवर्टीजमेंट छपवा करके वो दे दें। दूसरी बात आती है, इन्होंने जब बात अपनी मजबूती की कही कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, तो बिल्कुल मजबूत होगी, क्योंकि जिन दूसरी पार्टियों पे ये कटाक्ष करते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, ये अपराधी है, ये ऐसा है वैसा है, इनकी पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाने के बाद वो साफ सुथरा हो गया। चाहे वो आप पश्चिम बंगाल के व्यक्ति को देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र के व्यक्ति को देख लीजिए, चाहे वो वॉशिंग मशीन हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास है। चाहे आपकी पार्टी से निकला कोई बड़ा नेता बीजेपी के पास जाए तो वो भी पाक साफ हो जाता है, बीजेपी को टाटा बाय बाय करके स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के साथ आए तो वो भी एकदम सेकुलर हो जाते हैं। तो वो वॉशिंग मशीन इंडिपेंडेंट हर किसी ने रखी। लेकिन ये बताइए सर, यूपी में जो मैक्सिमम सीटें हैं उसे जीतने के लिए क्या रणनीति बनाएंगे? प्रेम नारायण जी ने तो साफ कह दिया ना कि हम दलितों की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, हम जातिगत जनगणना की हम बात कर रहे हैं, सबके विकास, सबको समान अधिकार की हम बात कर रहे हैं। सपा क्या लेकर जा रही है सर? सपा क्या लेकर के जा रही है? आपका प्रश्न होना चाहिए था इंडिया गठबंधन क्या लेकर के जा रहा है। ठीक है, नो डाउट, क्योंकि अभी कांग्रेस से मुद्दे मांगने सर, चौधरी से मुद्दे मांगने है स्वामी प्रसाद मौर्य, कौन सा गठबंधन? अरे जयंत चौधरी की आप बात करते हैं, मुझे लगता है कि शायद हंसी आती है, बड़े नादा हैं आप शायद, मुझे लगता है कि जब आप बात करते तो आपको केशवदेव मौर्य से बात करनी चाहिए। राजभर जी को मंत्री बना रहे थे, आप राजभर जी को मंत्री बना रहे थे, उनका क्या हुआ? सीटें ला पाए। मुझे लगता है आप भूल गए, 2 सीटों की पार्टी हुआ करते थे।
चौधरी है, ना स्वामी आशीष जी, प्रसाद 2 सीटों मौर्य की है, पार्टी ना हुआ ओम करते प्रकाश थे। राजभर है। भूल गए, 2 सीटों की पार्टी हुआ करते थे। अरे अपने ऊपर अहंकार मत कीजिए इतना, क्योंकि ठीक है अभिषेक जी, वही छोटा मैं- सा मेरा सवाल मोदी है, छोटा सा मेरा सवाल है, उसके बाद मैं सुशील जी के पास आऊंगा। कहते हैं कि भैया दूध का जला छाछ फूक फूक कर भी पीता है। समाजवादी पार्टी ने 2 एक्सपेरिमेंट कर लिए, बसपा के साथ भी गठबंधन कर लिया, नतीजा सबके सामने, कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर लिया, नतीजा सबके सामने है। इस बार कैसे विश्वास दिला रहे हैं कार्यकर्ताओं को कि भैया कि इस बार जो कांग्रेस के साथ गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस वाला गठबंधन है, ये काम कर जाएगा? कुणाल जी, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश हित के लिए हमें 100 एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, वो भी हम करेंगे, क्योंकि ठीक है। जनता जनार्दन सर्वोपरि है हमारे लिए। ठीक है, सुशील जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। छोटी सी सुशील डायलॉग जी, कह दूं, उत्तर प्रदेश की हम राजनीति की चर्चा समाजवादी के लोग बिना हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की पूरी परिकल्पना करना बेमानी सा होगा। कहते हैं कि भैया जिसने यूपी जीत लिया वो दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होने में काफी हद तक आगे निकल जाता है, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या कुछ कहती नजर आ रही है? बीजेपी इस बार 70 का टारगेट लेकर चल रही है, जबकि इंडिया अलायंस भी कह रहा है कि भैया एक एक सीट पर हम फूक फूक कर कैंडिडेट उतारेंगे। हमने जो घोसी का जो उपचुनाव था वो भी हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, और जो कैराना वाली स्थिति थी उसको भी एग्जामिन कर लिया। सबसे पहले मेरा सभी मेहमान है उनको नमस्कार। मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया करता हूं जो हमें आकलन करने का मौका देती है टाइम टाइम पे। ये देखिए, बीजेपी की जो स्थिति है 2014 में 71 थी, 2019 में 62 हो गई, तो थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ा उतरा हुआ है। कांग्रेस था 2014 में 219 में 1 पे आ गई। समाजवादी पार्टी 5 थी 14 में भी, और 19 में भी 5 पे रह गई। इस मेरे हिसाब से इस टाइम जो आ जाएगा, बीजेपी जो कहती है ऊपर नीचे थोड़ा हो जाएगा, लेकिन बीजेपी का जो शेयर है वो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कारण है। पहला कारण देख लीजिए, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का, उससे क्या हो गया, एक जो जाट बेल्ट है वो खुश हो गया। फिर जैसे समाजवादी पार्टी को नुकसान होना है, क्योंकि ये अपना ये केशव मौर्य जी समाजवादी पार्टी छोड़ के गए। अब देखिए आर्टिकल 370 तो नेशनल लेवल पे ही उसे फर्क पड़ रहा है बीजेपी का, लेकिन यूपी में भी उसका असर निकल रहा है। सबसे 2 अहम चीज है, जो अयोध्या मंदिर है, अयोध्या मंदिर के जो इनाग्रेशन हो, उससे यूपी बीजेपी का ग्राफ यूपी में भी सारे देश में ऊपर बहुत चला गया, और यूपी में भी बहुत ऊपर चला गया। इसके बावजूद जो हमारा ग्रीवेंस वेट औरत लोगों का वोट है वो बीजेपी को इस बार बहुत सारा जाएगा। उसका कारण है, आप देख लीजिए, जो मुस्लिम महिलाएं मुसलमान वोट देंगे या ना देंगे, लेकिन मुसलमान महिलाएं जो 60% वोट बीजेपी को देंगे, क्योंकि उनको बीजेपी ने नजात लाई, आर्टिकल अपना जो है ट्रिपल तलाक से बचा दिया। ऐसे ही बाकी चीजें भी तो काम आएगी, जैसे उज्ज्वला है, गैस कनेक्शन है, पेंशन टू फार्मर्स। और दूसरा जो यूपी में मैटर करती है, गन्ना बेल्ट, गन्ना किसानों को आज 8% चढ़ा दिया इसमें एमएसपी पे, 1 क्विंटल में 25 रुपए अंतर चढ़ गया। इसमें बीजेपी यूपी में जो काम कर रहे हैं बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। आप देखिए समाजवादी और कांग्रेस क्या लेके जाएगा आप नहीं, तो उसके लिए तो पूछ लिया। ठीक है डॉक्टर आशीष अड्डा, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि यहां पर आप सबका साथ सबका विकास की आप बात करते नजर आए। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि भैया कि 2,05,000 करोड़ का जो उत्तर प्रदेश पर कर्जा आ गया है, उस कर्जे के बारे में बीजेपी के पास क्या कुछ स्टैटिस्टिक्स है, क्या कुछ आंकड़े हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि भैया हम जो पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की राजनीति हम करते हैं, उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास कहते कहते पिछड़े भी विकास की मुख्य धारा से छूट गए, अल्पसंख्यक भी छूट गए और दलित भी छूट गए। कुणाल जी, हमें पहले ये समझना पड़ेगा, देखिए राजनीति है, और राजनीति को अगर संधि विच्छेद करके बताऊं तो राजनीति बोले तो राज करने की नीति। इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, ये जो रूलिंग पार्टी है उसका परफॉर्मेंस, वो खुद क्या अच्छा काम कर रही है, जो मैंने भी आपको संक्षेप में बताया और सुशील जी ने भी उसके ऊपर कुछ ब्यौरा दिया। दूसरी बात, हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, जो हमारे ऑपोजिशन में हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। ये दोनों बातें इकट्ठे उस रिजल्ट तक हमें पहुंचाती हैं। तो अगर मैं ऑपोजिशन की बात करूं
तो आप खुद भलीभांति जानते हैं कि ये सिर्फ आपका सर्वे नहीं है, ये इंडिया टुडे का भी ओपिनियन पोल है जो 70 सीटें बीजेपी एनडीए को दे रहा है। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का भी ओपिनियन पोल है जो 72 सीटें बीजेपी एनडीए को दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बहुत सिंपली इसलिए हो रहा है कि लोग ये देख रहे हैं कि जो गठबंधन या ठगबंधन जिसकी हम बात करें, वो राहुल और अखिलेश का पहले भी उसकी क्या गति हुई, क्या दिशा थी और क्या दशा थी, हम सब ने देखा। आप आज की डेट में देख लीजिएगा, आज से 10 दिन पहले तक ये बात आपके चैनल पे हम डिबेट में बैठे थे कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कह रहा है अखिलेश वकीलेश का क्या करना है। कौन अखिलेश? इस तरह के बयान, और अखिलेश जी की तरफ से खुद बयान आता है कि भैया कांग्रेस की तो क्या आप नीतियों पे बात करेंगे, लेकिन अब धोखेबाज दूर करते हैं, उनकी आपस में रजामंदी हो गई है, यानी कहने का मतलब पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मैं एक महत्वपूर्ण सवाल सर आपसे पूछूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद लौटूंगा। तो आपसे सीधा सवाल होगा, क्या कांग्रेस को अपनी योजनाओं और अपनी डिलीवरी से ज्यादा सपा और कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर भरोसा है जिसके आधार पर बीजेपी चुनाव जीतेगी? छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप लगातार देखते रहिए हमारी प्राइम टाइम। किया, सपा ने बसपा से भी गठबंधन किया, कुछ कामयाब नहीं हो पाया। ऐसा क्यों लग रहा है सर आपके जवाब में कि आपको अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा जो इनके गठबंधन की स्थिति है उस पर भरोसा है? कुणाल जी, असल में मैंने आपसे जैसे कहा, ये दोनों बातें एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। अगर आप हम अपने जो हमारे कार्य हैं अगर हम उनकी बात बताएं तो आपको भलीभांति पता है कि हमारे मंत्रिमंडल में 60% मंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति के और पिछड़े वर्ग के हैं, और स्टार्टअप इंडिया के तहत 7,351 करोड़ रुपया उनको वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वहां के लोगों को 48 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इस समय जो है 6,000 करोड़ से ज्यादा राशि आवंटित की गई है। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर संवैधानिक दर्जा उनको दिया गया है। तो पिछड़ी जाति जनजाति अच्छे से समझ रही है कि कौन उनके बारे में उत्थान के कार्य कर रहा है और कौन सिर्फ बातें बना रहा है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहां पे अगर हम बात करें कि हमने क्या किया, तो क्या जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या यूपी में नहीं है? क्या भव्य राम मंदिर यूपी में नहीं बना है? क्या वाराणसी का जो शक्ल सूरत उद्धार हो रहा है क्या वो यूपी में नहीं है? क्या जिस तरह से ट्रेड आ रहा है, जिस तरह से वहां पे जो सारे के सारे इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हो रहा है, क्या वो यूपी में नहीं है? क्या यूपी की जनता भली भांति सब कुछ जान रही है, हमारी ग्रोथ भी देख रही है, लेकिन साथ में यह भी देख रही है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व 54 साल का बालक क्या बोलता है। मैं वाराणसी गया, वहां पे आधी रात को लोग मुझे दारू पी के नाचते हुए दिखाई दिए। वहां के युवा नशे में चूर थे, यानी यूपी का युवा नशे में चूर है। क्या बोलता है वो? राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में वो अमिताभ बच्चन अपनी बहू के साथ नाच रहा था। अरे किसके बारे में बात कर रहा है तुम? सपा के राज्यसभा के सांसद जया भादुरी जी के परिवार के ऊपर इस तरह के अभद्र टिप्पणी करना, और मजाल है समाजवादी पार्टी के मुंह से एक शब्द निकला हो तभी बोलता हूं। इनका जो गठजोड़ है ना, ये मजबूती का नहीं मजबूरी का है, जो कड़वा घूंट पीने। पिछली बार कांग्रेस 450 से ऊपर लोकसभा सीट लड़ी थी तो 52 सीटें लेके आई थी। इस बार जो हालात है उनके, आप कहती है हम सीट नहीं देंगे, अखिलेश नहीं, लेकिन अब काफी बातें बनती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जो तमाम एयरलाइंस के नेता हैं वो धीरे धीरे राजी हो भी रहे हैं। लेकिन ठीक है प्रेम नारायण जी, ऐसा क्या खास है? आप शुरुआत में बोले थे कांग्रेस 200 सीटों पे, ठीक है आऊंगा सर आऊंगा। ठीक है प्रेम नारायण जी, यहां पर बीजेपी बार बार कह रही है, बार बार ममता बनर्जी का वो बयान बार बार याद दिलाया जा रहा है, जहां पर ममता बनर्जी कहती नजर आई थी कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस को 40 सीटें भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरा जो आप बात कह रहे थे कि सर कि भाई हम आम जनता के बीच जो विकास की राजनीति है उसको हम लेकर जाएंगे, जो लोग मुख्य विकास की धारणा से छूट गए वो बात लेकर जाएंगे। ये तमाम चीजें तो आप 2019 में 2017 में जाके मोदी के अगेंस्ट लड़के दिखाओ। और जातिगत जनगणना का रिजल्ट जो था प्रेम जी, वो तो अभी हाल फिलहाल के 5 राज्यों में मिल ही गया आपको। नहीं, पहली चीज तो बयान की बात है, तो ये मैंने पहले कहा ना, ये बोलने वाले विद्वान लोग हैं। इनके नेता मध्य प्रदेश में आलू किसानों के बीच में जाकर के बताते हैं कि हम आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री लगाएंगे, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकालेंगे, और इनके जो लग जाते हैं रणनीतिकार उसको बयान को चिपका देते हैं कि राहुल गांधी ने कहा। अगर बयानों नहीं, आप बताइए ना, अखिलेश मैंने कहा था क्या? अरे सुनना सीखिए भाई, आप बोले तो सुनना सीखिए। क्या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा?
क्या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा? राहुल गांधी जी ने कब कहा? जब कोई बोलता है तो बीच में सुनना सीखिए। मुझे पता है ठीक है, आपको ज्यादा प्रेम बोलने की कंटिन्यू आदत कीजिए है। प्लीज। तो अब उसके बाद में बयान की बात आप ममता बनर्जी की करते हैं। ममता बनर्जी की बात मत करिए, आप यहाँ चर्चा करिए कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि योगी और मोदी को हम कटोरा थमा देंगे, कटोरा दे करके भीख मंगवाएंगे। उस बयान पे भी चर्चा करिए ना। अब क्यों ऐसे कहा था लोगों के उन्होंने? सर बयान को हम क्या महत्व दें जो आप शुरुआत अपने- में ये कहते आप नजर आए और अब अपने उनके साथ गठबंधन पे नजर आ रहे संभालिए। हैं। वो तो अब भी ख्वाब देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो, वो कैबिनेट मंत्री बन जाए। तो ऐसे लोगों की हम क्या कहें सर? नहीं, तो आप किनके बयानों पे जोर देंगे फिर? उनके नहीं, बयानों हम तो पे इन जोर बयानों देंगे पर जिसका जोर पता देंगे कि नहीं जो है। आधारशिला आप रखने अपने वाले गठबंधन इंडिया को लाइंस के नेता संभालिए, थे, छिन-भिन वो हो रहा है आखिरकार पूरा। इंडिया लाइंस पर क्यों विश्वास कमजोर करते नजर आ रहे हैं? जेडीयू से लेकर किसी के आरएनडी साथ कोई आरएनडी से विश्वास लेकर कहीं तमाम कोई नेता किसी वो का आखिरकार क्या क्यों भारत छोड़ जोड़ो कर जा पे रहे यात्रा थे? करेंगे आप? ना अरे तो आशीष आपके जी, इंडिया एक अलायंस एंकर जुड़ पा रहा महोदय को रोक है, ना दीजिए। कांग्रेस जोड़ी कुणाल जा जी, रही है और आप भारत जोड़ में आशीष जी को चले हैं। एंकरिंग दे दीजिए। थोड़ा सा ये बीच में बोल ले पहले। आप थोड़ा कुणाल जी चुप हो जाइए, आशीष जी बोल लीजिए। एंकरिंग आप करिए, मैं आपके सवाल का ठीक है जवाब प्रेम देता हूं। नारायण जी, वो नहीं बोल क्योंकि रहे हैं, कुणाल ठीक जी जब बोलते हैं आप बीच में बोलते हैं, मैं सुन नहीं पाता हूँ। ठीक है ये प्रेम जी, आपकी प्लीज। आदत है कि कोई आपकी बात ना सुन पाए, अपनी बात कह ना पाए, ये आपको सिखाया जाता है। ठीक है प्रेम नारायण जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो जब बात ये जो जिन मुद्दों की, ये सवालों की बात करते हैं, जहां ये एक शब्द बहुत जल्दी से बोलते हैं, ठग बंधन। चूंकि ये ठग हैं, परम ठग हैं, और ये एक रजिस्टर्ड ठग हैं। इनके साथ जिस अरे संगठन ने, जिस जेल दल में ने किसके नेता आपका बाहर हैं? गठबंधन किया, एक नेता आप जेल उसके से साथ बाहर है। देखिए, आशीष जी, उन्होंने ऐसे उनकी उसको बात फिर नहीं हो पाएगी किया। ना, वो आपकी बारी में नहीं बोले थे प्लीज। नहीं, वो तो इनको सिखाया ही जाता है ना कि आप अपनी बात मैंने कहिए, दूसरे पर्सनल के इंस्टाल चिल्लाते अटैक भी रहिए। नहीं किया था। ठग बोल रहे हैं, ये खुद बेल पे बाहर हैं, जी, हमें ठग आपने बोल रहे बोला, हैं। आपने बोला आप ठग हैं, वो मैं क्लियर कर रहा हूं। आप जब दूसरे को बोलेंगे तो सुनना सीखिए। आप ठग कैसे हैं? ठीक है, आप नीतीश सर, कुमार के साथ अभिषेक जी, गठबंधन ठीक है, करते अब हैं, हम ऐसे बताइए ना, आपसे ठग बात बोल के करेंगे क्या बोलेंगे? क्लैशेस में, तो फिर आप निकल ठग लीजिएगा। कैसे हैं? अभिषेक जी, आपको जम्मू कश्मीर में गठबंधन करना होता है तब आप देशभक्ति पार्टी को ठीक है, सर्टिफिकेट दे एक देते सेकंड, हैं। एक सेकंड, ठीक है। आपको अभिषेक गठबंधन जी, तोड़ना होता हाल है। फिलहाल आप ये में जो बताइए ना, पल्लवी आपकी पटेल हालत का जो क्या हो बयान रही है वो है? लगातार क्लियर होने सुर्खियों में बना दीजिए, हुआ मेरी है। बात क्लियर होने स्वामी दीजिए। प्रसाद सबसे मौर्य पुरानी की पार्टी नाराजगी भी कटोरा लगातार लेके समाजवादी खड़ी है। पार्टी से सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसे में आम जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि भाई इसकी, जब आप पीडीए की आप बात करते हो तो सबको साथ लेकर चले पाएंगे सर? क्योंकि जो अपने साथी लोग थे वो आपसे नाराज होते नजर आ रहे हैं। ममता नाराज, कुणाल जी, अखिलेश नाराज। कुणाल जी, अपना प्रश्न वापस से एक बार दोहरा दें, क्योंकि आशीष जी ने जब बोलना चालू किया तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आशीष जी अपनी बात को रख रहे हैं या आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, या फिर प्रेम नारायण जी की जगह मेरा पे सीधा आशीष जी स्पष्ट स्वयं सवाल उस था बात का जवाब दे सर रहे, कुछ कि समझ में नहीं पल्लवी आ पाया, पटेल क्योंकि आशीष की जी ने नाराजगी, हौच-पौच कर स्वामी रखा है। प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी को छोड़ना, इन तमाम चीजों को लेकर जो आम जनता सवाल पूछ रही है कि भाई समाजवादी पार्टी में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? जो बड़े नेता आपके साथी रहे हैं, जो बैकबोन रहे हैं, वो एक एक करके आपसे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अगर आप पीडीए की बात कर रहे हैं तो पीडीए के लोग हैं ये सब। देखिए, मुझे लगता है कुणाल जी की, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को स्पष्ट तौर पे कह रखा है कि जनता जनार्दन की बातों को उठाने के लिए, उनकी मुद्दों को उठाने के लिए जिसको हमारे साथ आना है वो हमारे साथ आकर के विचारधारा, पीडीए की विचारधारा से आकर के, समाजवादी विचारधारा के साथ आकर के आगे बढ़ाए उसको, ये हमारा धर्म है। दूसरी बात, जिसको जाना हो बिल्कुल जाए। जैसे कि आपने देखा कि स्वार्थ की पूर्ति के लिए बहुत सारे दल भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो जो कभी बिन पेंदी के लोटे कहलाते थे, जिनके ऊपर इन्होंने लाठी चार्ज करवाई, जिनके ऊपर इन्होंने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के बहुत सारे प्रहार किए, तो बेचारे नतमस्तक होकर के इनके पास चले गए। हम लोग तो दम भरते हैं और जनता के बल पे दम भरते हैं कि आपसे लड़ेंगे, हम कहीं झुकने वाले नहीं। जैसा कि अभी आशीष जी ने जब बात कही, तो मुझे लगता है कि इनको अपने जब बात कहते हैं, डिलीवर कोई चीज करते हैं, तो इनको अपनी बातों पे सोचना चाहिए। जब आप किसी ऊपर प्रहार कर रहे हैं तो उन बातों का प्रहार ये देखिए कि आपने सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी आपके यहाँ से कहा गया था, विस्की और राम की तुलना कैसे की गई थी, यह शायद आप भूल गए। बहुत सारी चीजें मैं उन पर नहीं जानता। वो तो जो अमर्यादित बयान होते हैं ना, उसका रिजल्ट चुनावों में मिल जाता है। साधारण सी चीज है, उसमें कोई बड़ी बात है। चाहे वो आरजेडी के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हो या अपनी पार्टी के रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। कुणाल जी, किसी भी व्यक्ति को मैं मानता हूं कि जो डिबेट्स होती हैं उस पे हमें मुद्दों पे बात करनी चाहिए, इन सब बातों पे नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, देखिए इंडिया गठबंधन जो है अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है, और हमारी जो रणनीति आने वाले दिनों पे आपको क्या हम डिलीवर करने वाले हैं वो भी दिख जाए। कुछ चीजें होती रणनीति अगर हम स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप डिलीवरी लेकर आए, लेकिन सुशील जी, जो तमाम राजनीतिक दलों के जो नाराज नेता हैं या दिग्गज नेता हैं, उनका एनडीए की नाव में सवार होना
एक बात तो जाहिर कर रहा है कि अपने अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज के परफॉर्मेंस पे भरोसा नहीं है अभी भी कई दिग्गज नेताओं को। वो तो भला हो सज्जन सिंह का, जिसने कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को रोक लिया, नहीं तो वो भी बीजेपी के साथ हो लिए थे। ठीक है, शायद उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल चर्चा यहीं पर विराम देंगे, समय इतने ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। बहरहाल देखना बेहद खास होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में जहां पर महज 100 दिन का फासला भी नहीं बचा है, भारतीय जनता पार्टी जो अपना 370 का टारगेट और एनडीए जो अब की बार 400 पार का टारगेट लेकर जा रही है, उस टारगेट को अचीव करने में, उस टारगेट को हासिल करने में बीजेपी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितना अच्छा परफॉर्मेंस या रिजल्ट चुनावों में आएगा। जबकि दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है, जो एक एक करके अपने रूटों को बनाकर आगे बढ़ रहा है, वो कितना कामयाब होगा आम जनता में भी विश्वास की अलख जगाने में। बहरहाल